हेलो एवरीवन। आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास व्यक्ति है, चंदू चावला, पंचर वाला। हेलो चंदू चावला जी, कैसे हो आप? मैं एकदम मस्त हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ईश्वर की कृपा से बहुत मस्त हूँ। कितने दिनों से पंचर लगाने का काम कर रहे हो आप? पंचर लगाने का नहीं, बनाने का काम करता हूँ। हाँ हाँ, वही बनाने का। और अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर से, 3 सालों से। कितने दिनों में आप पंचर बनाना सीख गए? सीख तो मैं 6 महीने में गया था। 2.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पंचर बनाने से पहले क्या करते थे? पढ़ाई कर रहा था। कहाँ तक पढ़े हो? 12th तक किए। पढ़ाई जारी रखते तो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता। और कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। कहाँ पहुंच जाता मैं? कोई अच्छी खासी जॉब तो कर ही रहे होते। यू नो, होटल में 40 सीटों के लिए वैकेंसी आई थी। उसे अप्लाई करने के लिए, उसे पाने के लिए 1,000 लोग से ज्यादा पहुंच गए थे। ओवर क्राउडेड की वजह से होटल मैनेजमेंट को वो इंटरव्यू कैंसिल करनी पड़ी। एयरक्राफ्ट लोडर के जॉब के लिए 2,200 सीटों की वैकेंसी आई थी। उसे पाने के लिए 25,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। वहां भी ओवर क्राउडेड की वजह से इंटरव्यू कैंसिल करनी पड़ी। अब मालूम है कौन लोग आए हुए थे? बीए, बीएससी, एमएससी, बीबीए करके लोग मात्र 22,000 पर मंथ की सैलरी के लिए आए हुए थे। 25,000 तो मैं अपने स्टाफ को दे देता हूँ। 30,000 की रायता मैं अपने दुकान को देता हूँ। यूपी में ग्रुप डी के जॉब के लिए 55 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। वो तो अच्छा थी कि एज लिमिट 18 से 27 ईयर की थी। नहीं तो ये नंबर बढ़ के 1 करोड़ से ज्यादा लोग हो जाते हैं। ये अप्लाई करने के लिए बीए, बीएससी, एमएससी और बीबीए, बीटेक, एमटेक करके लोग ग्रुप डी के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। एमएससी, बीएससी, बीटेक, पीएचडी करके जितने सैलरी के लिए लोग कंपटीशन कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो मैं बिजली बिल पे कर देता हूँ। 30,000 स्टाफ पे देते हो, 30,000 के करीब किराया दुकान के देते हो, ग्रुप डी के स्टाफ के सैलरी इतना बिजली बिल पे करते हो। अब कमाते कितना हो? इनकम टैक्स के रेट पर का इतना बतला दिया, अनुमान लगा लो। तो क्या आपके अनुसार बच्चों की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? चंदू चावला जी, मैंने ऐसा कब कहा? एजुकेशन वो वेपन है जिससे पूरी दुनिया जीती जा सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहे थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा दहाड़ेगा। अभी तो आपने कहा बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, पीएचडी करके लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। तो ऐसी एजुकेशन किस काम का, जो देश के काम आना तो दूर, अपने फैमिली का भी मेंटेनेंस न कर पाए। मैं पढ़ाई छोड़ने का नहीं कर रहा हूँ, बस एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाने की आवश्यकता है। चेंज? किस प्रकार का चेंज? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पंचर मसाला डालना होगा। पंचर मसाला? मैं कुछ समझा नहीं। हमारे पंचर बनाने के फील्ड में और कोई नए बच्चे आए, न्यू स्टूडेंट आए, तब मैं उसे 2 से 3 दिन तक कहता हूँ ऑब्जर्व करो मैं कैसे काम कर रहा हूँ। उसे छोटे मोटे वर्क करवाता हूँ, जैसे ग्लू ला के देना, पाना ला के देना, स्टिकर ला के देना, हवा भरना। फिर 4th डे में मैं कहता हूँ बनाओ पंचर। छोटे गाड़ी के पंचर बनाने के दे देता हूँ। कोई गलती हो जाता मैं हूं ना। और महीना होते होते बड़े गाड़ी जैसे जेसीबी, ट्रक का टायर का पंचर लगाने को दे देता हूँ। और इस महीना के बीच में मैं उसे कहता सिर्फ ऑब्जर्व करो इस टायर मैं कैसे इसे पंचर लगा रहा हूँ। तो पंचर वाला एजुकेशन सिस्टम एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या लिंक है? अगर मैं तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग पंचर बनाना सिखाने लगा,
तो जो काम करने में मुझे 6 मंथ लगते हैं, वो काम करने में मुझे 10 ईयर लगेंगे। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, और मैं अपने स्टूडेंट को इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ाना स्टार्ट करूँ, सिखाना स्टार्ट करूँ, तो पहले मुझे बतलाना होगा ये पाना क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, पंचर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है पंचर, ये प्रेशर क्या है, फोर्स क्या है, टॉर्क क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, टेंशन क्या है, ग्लू क्या होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, किस किस एलिमेंट से मिलकर बना होता है ये, मशरूम पंचर क्या होता है, उस किस मटेरियल से मिलकर बना होता है, कहाँ पर यूज होता है, उसका शेप ऐसा ही क्यों होता है, स्टिकर क्या होता है, किस मटेरियल से बना होता है, पाना कितने प्रकार के होते हैं, जैक किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ये थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते नोट्स लिखाते लिखाते 5 से 6 साल हो जाता, और जो मेन वर्क है प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क, वो हो ही नहीं पाता। तो क्या आप ये सभी टूल की जानकारी अपने स्टूडेंट को नहीं देते हो? ये सभी टूल को यूज करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल वर्क पर फोकस करता हूँ। एक बार प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, थ्योरी अपने आप आ जाता है। तो आपके अनुसार हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? मोर ऑन प्रैक्टिकल बेस्ड। जरा एक्सप्लेन कीजिए। एच रसेल बर्नार्ड ने अपने बुक रिसर्च मेथड इन एंथ्रोपोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में कहा है, रिसर्च इज अ क्राफ्ट। वो कह रहे हैं कि मैं कोई एनालॉजी नहीं ले रहा हूँ, या फिर ये भी नहीं कह रहा हूँ कि रिसर्च क्राफ्ट जैसा है, रिसर्च क्राफ्ट ही है। तुम कारपेंटर, क्लॉथ मेकर, मैसन, इन लोगों को देखते हो, क्या तुम्हें लगता है इन लोगों ने थ्योरी पढ़ के इतना स्किल पाया है? नहीं, प्रैक्टिस 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 की वजह से उनके अंदर ये स्किल आया है। ठीक इसी तरह रिसर्च इज ऑल अबाउट दी प्रैक्टिस। तुम डीयू में पढ़ते हो ना? हाँ, मैं डीयू में पढ़ता हूँ। ऐसा कितना बार हुआ है कि तुम्हारे प्रोफेसर ने तुम्हें फील्ड में ले गया हो, रैपो बिल्डिंग करना, इंटरव्यू लेना, डाटा कलेक्ट करना, और भी कई और रिसर्च मेथड को प्रैक्टिकली करके दिखाया हो? तो आपको क्या लगता है प्रोफेसर के पास इतनी टाइम होती है? उन्हें रिसर्च करना होता है, पीएचडी स्कॉलर को गाइड करना होता है, और डिपार्टमेंट को और भी काम करने होते हैं, और फंड कहाँ है? बीएससी में इतना पढ़ा देते हैं, तो एमएससी पीएचडी में इतना ध्यान देने की जरूरत ही नहीं होती है। फंड नहीं है या फंड की कमी है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि 1000 से 2000 किलोमीटर दूर जाके ही फील्ड वर्क होगा। यूनिवर्सिटी के आसपास भी तो फील्ड वर्क किया जा सकता है। फंड नहीं है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? इतना टैक्स बढ़ा दिया, कुछ परसेंट रिसर्च फंड भी बढ़ा देते। आपको पता है गवर्नमेंट वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम ला रही है, जिसका बजट 6000 करोड़ रुपया है। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर को अप्रोक्सीमेटली 13,000 इंटरनेशनल ई जर्नल को एक्सेस मिलेगा। अच्छी बात है, परंतु मात्र इतनी प्रयास से कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। कुछ पेड आर्टिकल का एक्सेस साई हब से भी मिल जाता है। एक मिनट, ये साई हब क्या है? साई हब एक वेबसाइट है जिसमें रिसर्च आर्टिकल के DOI नंबर डाल के सर्च करने पर वो पेड आर्टिकल फ्री में मिल जाती है। यहाँ तक के पेड बुक भी फ्री में मिल जाता है। बस पेड बुक के ISBN नंबर डाल के सर्च करने पर वो पेड बुक भी फ्री में डाउनलोड हो जाता है। आपके अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर होगा? अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाकर दूर किया जा सकता है। सिस्टम कैसा होना चाहिए? स्कूल लेवल से सुधार की जरूरत है। फर्स्ट, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना होगा। टीचर स्टूडेंट रेशियो को इंक्रीज करना होगा। नंबर ऑफ टीचर बढ़ाने से क्या होगा? टर्की में एक स्टडी की गई थी। स्टडी में पाया गया कि जिस
जिस सिटी में टीचर स्टूडेंट रेशियो अधिक है, वहां के स्टूडेंट का सक्सेस रेशियो हाई है। यानी अगर स्टूडेंट के अचीवमेंट को बढ़ाना है तो टीचर के नंबर को बढ़ाना होगा। अच्छा, और क्या करना चाहिए? फर्स्ट, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना होगा। सेकेंड, टीचर स्टूडेंट रेशियो को इंक्रीज करना होगा। थर्ड, टीचर को आज के जमाने में क्या रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री का क्या डिमांड है, सोसाइटी का क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जानी होगी। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस करना होगा, या फिर कहे तो प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी एक्सप्लेन करना होगा। प्रैक्टिकल के माध्यम से थ्योरी एक्सप्लेन जरा विस्तार से समझाइए। फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री का हमें केमिकल रिएक्शन समझाना है बच्चों को, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना होगा। एक बार एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिए, उसके बाद मैकेनिज्म बतलाए, तो स्टूडेंट इतना क्यूरियस हो जाएगा कि उसे रटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे कीवर्ड के वॉल्यूम के बारे में बतलाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक वाल के सामने ले जाऊंगा, वाल क्या है, कीवर्ड है, वाल के वॉल्यूम निकाल के दिखा दूंगा। फिर क्या करूंगा, ब्रिक्स के वॉल्यूम निकाल के दिखा दूंगा, और जो वाल के वॉल्यूम है उसमें ब्रिक्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएंगे। इससे स्टूडेंट इतना क्यूरियस हो जाएगा, उसे ये सारी चीजें फिर से रटाने या बतलाने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद अपने आप ही जानने लगेगा, वो अपने आप ही खोजने लगेगा फैक्ट को, अपने आप ही कॉन्सेप्ट को ढूंढने लगेगा। मुझे एक घटना याद है, जब आई थिंक मैं करीब 6 या 7 क्लास में था। उस समय मुझे क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन जिसे कहते हैं, वो मुझे अच्छी तरह से आती थी, और मेरा एक फेवरेट टॉपिक हुआ करती थी। उसके सारे कॉन्सेप्ट मुझे ध्यान अच्छे से याद थे, मतलब याद थे, मतलब क्लियर थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, मेरे पिताजी मेरे फादर, जो कि एक मेसन है, मिस्त्री, जो कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, वाल दीवार वगैरह को जोड़ना, प्लास्टर वगैरह करना घर में। हाँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया, और वो एक ब्रिक्स का ढेर लगी हुई थी। ब्रिक्स का क्या, ब्रिक्स का एक वाल बना हुआ था, मतलब ऐसा ही रखा हुआ था ब्रिक्स बहुत सारे। तो उन्होंने कहा कि ये कितने ब्रिक्स है, उसे देख के गिन के बतलाओ। मैं कंफ्यूज हो गया कि ये ब्रिक्स कैसे, ये बाहर से तो हम गिन भी लेंगे, जो अंदर वाला पार्ट है उसे कैसे गिनेंगे। मैं उस समय बतला ही नहीं पाया कि उसमें ब्रिक्स कितने हैं, और उन्होंने सिर्फ 4 to 5 मिनट वो गिन के बतला दी कितने ब्रिक्स हैं। फिर मुझे बाद में वो घटना याद रह गई। फिर बाद में मैंने ध्यान दिया कि अरे वो तो इतना आसान था। सिंपल क्या करते हैं, वो ब्रिक्स का वो जो वाल था उसका वॉल्यूम निकालते हैं, ब्रिक्स का वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाता। लेकिन ये प्रैक्टिकल वर्क क्या होता है, स्कूल में बतला ही नहीं जाता है। और जब प्रैक्टिकल वर्क नहीं बताया जाता है, तो जो क्यूरियसिटी है ना, वो खत्म हो जाती है। तो टीचर को चाहिए कि प्रैक्टिकली करके दिखाए। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा माहौल लाना होगा जहां पर प्रैक्टिकल वर्क पर अधिक फोकस किया जाए, तब जाके जो एजुकेटेड पर्सन निकलेंगे वो मोर और स्किल बेस्ड रहेंगे, और उसे एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट जॉब पर आश्रित रहना नहीं होगा, खुद एम्प्लॉयमेंट बनाएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक लाइन में मैसेज देना हो तो स्टूडेंट का आप क्या मैसेज दीजिएगा? पढ़ो ओनली जॉब पाने के लिए नहीं, पढ़ो एक बेहतर इंसान बनने के लिए, और देश को बेहतर बनाने के लिए।